अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशी बहरान की वजह से बहुत से लोग मुश्किलात से दो चार है। जो मिडल मैन तबका है, स्पेसिफिकली वो लोग जो तनख्वाहदार हैं, वो बहुत मुश्किल की जिंदगी की तरफ गामजन हैं। और इन हालात के अंदर बहुत लाजिम है कि जिन लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा है उनके लिए आवाज़ उठाई जाए, उनके हक में आवाज़ उठाई जाए। हम देखते हैं कि हमारा जो किसान है वो सस्ता है, खुराक महंगी है, और देखना ये होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो यही है कि महंगी खुराक, सस्ता किसान, जिम्मेदार कौन। जरा तसव्वुर कीजिए, एक किसान जो दिन भर मेहनत करता है, एक किसान जो अपनी नींद तक हराम करता है और फसलों को रात के आखिरी पहर में पानी लगाने के लिए उठ जाया करता है। इतनी मेहनत और मुशक्कत के बाद वो किसान गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। खुराक महंगी से महंगी होती चली जा रही है। मंडियों में जब खुराक के लिए सार्फिन पहुंचते हैं वो भी परेशान, जो खुराक उगाता है किसान वो भी परेशान। जब दोनों ही परेशान हैं तो खुशहाल कौन है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। और ये सिर्फ किसान का मसला नहीं है, ये इंसाफ का मसला है कि जो लोग इंसाफ से महरूम होंगे वो किस अंदाज में आपके मुआशरे के लिए काम करेंगे। एक और चीज हमें यहां पे देखने के में मिलती है, मिडल मैन मौजूद है इस तमाम निज़ाम के अंदर, जिसने इस निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया है, जिसकी वजह से सार्फिन भी परेशान दिखाई देते हैं और किसान हमेशा से पिसता चला जाता है। हम देखते हैं पिछली कुछ दहाइयों से बहुत से टीवी चैनल्स के ऊपर एड्स रन किए जाते हैं जिनमें खुशहाल किसान का नारा तो लगाया जाता है, उनको फैसिलिटेट करने के दावे तो किए जाते हैं, मगर किसान आज भी वहीं का वहीं है। वो किसान जो अपनी जिंदगी को अच्छे अंदाज में नहीं गुजार सकता, लेकिन हम वक्त इस कौम की खिदमत के लिए वो कोशा नजर आता है। और इस तमाम ढांचे ने यकीनन बहुत से लोगों को इस पेशे से रोक दिया है। पहले ये पेशा बहुत ज़बरदस्त अंदाज में ग्रो करता था, जो यंगस्टर्स थे वो अपनी तमाम तर जवानियां इसके ऊपर सर्व कर दिया करते थे। अब यकीनन ये तमाम तर चीज़ें सर्वाइव करती चली जा रही हैं, जिसका अल्टीमेटली नुकसान आने वाले कुछ वक्त में हमें भुगतना होगा। आज इस मुनफरिद मौजू पर बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामी अंदाज में आप गुफ्तगू करते नजर आते हैं। मेरी मुराद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहम्मद शकील कंबो। मैं इंतहाई मशकूर हूं, आपने में कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। आगाज में यहीं से करना चाहूंगा कि महंगी खुराक, सस्ता किसान, वजूहात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने आज जो मौजू मुंतखब किया है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। बेशक हम हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे करीबी ममालिक के लिए। असल में देखिए, बदकिस्मती से हो क्या रहा है कि हमारा जो किसान है, जो हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी है, बेशक वो बेचारा मुस्तकिल बुनियादों पे पिसा चला आ रहा है। अब तो हालत उनकी ये बेचारों की हो गई है कि उनके पास अपने घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, हमारी जो जनास हैं वो सस्ती दी जाती हैं उनसे। ऐसे ही ठीक है, और दूसरा बदकिस्मती ये कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमारा सामान जाता नहीं है। इस बार जो आलू का हशर हुआ है, इस बार इससे पहले जो गंदम का हशर हुआ है, मतलब जो भी फसल होती है उसमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा आवाम को तो क्या, किसान ही को नहीं हो रहा है। ऐसे ही है। तो उस वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, और ये मसाइल जो हैं ये तवज्जो तलब हैं। हमें एक ज़रूरी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो कहीं से नज़र नहीं आ रही, और हमारी जो मार्केटें हैं, हमारी जो मुख्तलिफ ज़राए हैं, वो बहुत ही गूनागून किस्म की सिचुएशन में मुब्तला हैं, और जिसका डायरेक्ट असर किसानों को तो हो ही रहा है, और उसका डायरेक्ट असर हमारी आवाम को भी हो रहा है, हमारे बच्चों को भी हो रहा है। और ये सिचुएशन अगर ना संभली
तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक हद तक तजावुज़ कर जाएगी और जिसका फिर हम शायद खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा और फिर शायद हमें वापसी की तरफ लौटने में बहुत अरसा लग जाए। बहुत अहम बात की आपने। ये जो रुझान है, क्या ये मुल्क पाकिस्तान तक महदूद है या पूरी दुनिया के अंदर ये रुझान पाया जाता है? सर देखें, हमारे मुल्क में जो सिचुएशन है वो बहुत डिफरेंट है। गो के देखें, मसाइल तो हर मुल्क में है, लेकिन हर मुल्क के जो मसाइल हैं वो अपनी नौयत के हिसाब से हैं। हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। उसकी वजह ये कि देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा एक रीढ़ की हड्डी है। हमारे जितने भी इदारे हैं जिसमें हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बहुत ही फाइनेंशियल सिचुएशंस में मुब्तला हैं। उनके पास कुछ तो ऐसी हैं जिनके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, उनके पास R&D के लिए फंड्स मुतय्यन नहीं किए जाते और उसका नुकसान क्या हो रहा है कि हमारा जो बीज है वो बहुत पुराना बीज है। हमारे बीज की जो यील्ड है वो हम ले नहीं पा रहे। हमारा जो करीबी पंजाब है जो इंडिया में है, हालांकि वो वहाँ भी मसाइल हैं लेकिन वहाँ मसाइल बहुत कम है। उनके पास एक तो एग्रीकल्चर मशीनरी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है उनको खादें सब्सिडाइज कर रही है, उनको डीजल सब्सिडाइज कर रही है, उनको बिजली सब्सिडाइज कर रही है, ठीक है। और उनकी जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ी है। हमारी मार्केट जो है वो कम से कम होती जा रही है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान का जिक्र करें तो अफगानिस्तान में हमारी बहुत चीज़ें जाती थी और मैं समझता हूँ तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमारा जो किसान था वो महफूज था। अब वो रास्ता बंद हो गया। फिर उसके बाद फिर ईरान में आपको पता है जो मसाइल चल रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारे किसान की जो पैदावार थी वहाँ नहीं जा सकी। हमारे मुल्क में जो पैदावार थी वहाँ पे वो कंज्यूम कर रहे थे। अब आलू के साथ क्या हुआ कि आलू में का रेट इतना कम था कि यकीन करें, मुझे खुद ये पर्सनली पता है कि लोगों ने, जो किसान थे, उन्होंने कहा जी हमें आप मजदूर लोग आएँ, आलू निकाल के ले जाएं। अब इतने पैसे भी उनको नहीं मिल रहे थे कि वो लेबर लगा के आलू निकाल सकें। देखिए, अब मतलब ये एक यार रोने का मकाम है। मैं समझता हूँ ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आपके लिए, बल्कि हमारी कौम के लिए और हमारे हुक्मरानों के लिए खास तौर पे, ठीक है। तो ये इस मसले को हमें हर लेवल पे उठाना चाहिए। खास तौर पे हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको उठाना चाहिए, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ये मसला सोचेंगे नहीं, इसी तरह हम टीवी प्रोग्राम्स करते रहेंगे और उसका रिजल्ट जो ना वो फिर नहीं निकल पाएगा। बहुत अहम बात की आपने। महंगी खाद, महंगा बीज और फिर महंगा डीजल, ये किसान को किस तरीके से मुतासिर करता है? जी बिल्कुल। देखिए, महंगाई की तो हालत ये है कि अब जो डीजल का जो रेट है वो 400 से भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, 400 प्लस हो चुका है। उसके बाद फिर खाद का रेट देखें, खाद का रेट भी बहुत ज़्यादा है। उसका पेस्टिसाइड्स जो दवाइयाँ लगती हैं उनमें उनका रेट बहुत ज़्यादा है। फिर लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर एक्सपेंस। हाँ देखिए, अब ये एक फार्मूले का मुतय्यन होना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे इदारे बनाए हुए हैं जिनमें हमारा ओगरा है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है ना, नेपरा है जो बिजली को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर वो ये काम कर रहा है तो क्या हमारे जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर, उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बनाई? उनको चाहिए कि यार वो एक ऐसी अथॉरिटी बनाए जिनमें वो मार्केट की प्राइस को मुतय्यन करें। उनकी कम से कम ये तो करें कि रेट कैलकुलेट करें कि यार उनका 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है और 1 एकड़ में से हम पैदावार कितनी लेते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद उसमें किसानों को प्रॉफिट डालें और फिर वो रेट, ऐसा रेट दें जिससे किसान जो वो कम से कम उसको अपना फायदा तो मिले काम करने का, उसको अपनी लेबर तो मिले, जो वो मेहनत करता है वो तो मिले। जिस तरह आपने शुरू में बताया कि यार किसान कितनी मेहनत करता है, सुबह को फजर से भी पहले उठता है वो बेचारा और शाम को जाके जब सूरज ढल रहा होता है तब वो अपने बाल मवेशी लेके घर जा रहा होता है, ठीक है। इसमें उनकी पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, इसमें उनकी माएँ बहनें इन्वॉल्व हैं, इनमें उनके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या उनका ये हक नहीं है जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारे कौम के लिए खुराक मुहैया करते हैं, उनका ये हक नहीं कि उन्हें प्रॉफिट मिले? तो क्यों एक ज़रूरी पॉलिसी क्यों नहीं आ रही? उसकी क्या वजूहात हैं? क्या इस बात को कोई बताएगा? हमारा एहलकार जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, क्या कोई बताएगा कि हमें R&D क्यों नहीं कर रहे? क्यों बताएगा कि क्यों हम अपनी पैदावार क्यों नहीं बढ़ा रहे? कोई बताएगा कि हम उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं दे रहे या उनको प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? अब यकीन करें, मैं बताऊँ आपको एक छोटी सी मिसाल है। 1989 में मैं रहता था लाहौर में, तो वॉल्टन से आगे जितनी भी ज़मीन थी वो सारी की सारी जो थी खेत खलियान थे, ठीक है। अब 2026 आ गया है, मेरी रिहाइश DHF 8 में है। अब वहाँ पे कोई खेत और खलियान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पूरे का पूरा बरकी रोड, पूरे का पूरा बेदियां रोड, पूरे का पूरा हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट हो गया है। तो यार कोई ऐसा इदारा है जो कम से कम इस चीज़ को कंट्रोल करे कि यार जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको आपने सोसाइटीज में कन्वर्ट नहीं करना। अगर वो ज़मीन ही नहीं होगी तो हमारे खेत खलियान कहाँ से उगेंगे, हमारी फसलें कहाँ से उगेंगी, हमारे फ्रूट्स कहाँ से उगेंगे, हमारे बच्चे हम कहाँ से खाएंगे? तो पूरे पाकिस्तान में ये रुझान है। बल्कि मैं तो अब ये कहूँगा कि छोटे छोटे शहरों में क्या हो रहा है कि सोसाइटीज़ बन रही हैं, उनके जो खेत खलियान है, जो एग्रीकल्चर लैंड है,
और वो ऐसी जरखेज लैंड है कि शायद यार मैं तो समझता हूँ हम तो खुशकिस्मत है कि हमारी ज़मीन ऐसी जरखेज है कि उसमें हर चीज़ होती है। बेशक ऐसा ही है, बहुत अहम बात की आपने। और देखने में ये भी आया है कि हमारे जो वुज़रा हैं वो जो सोसाइटीज़ बनाते हैं, ख़ास तौर पे हम देखते हैं लाहौर के गिरदोनवा में अगर देखें तो हमारे जो वफाकी वुज़रा रह चुके हैं उनकी वो अपनी सोसाइटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के ऊपर बनाई गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए पूरी दुनिया में क्या होता है कि जो दरियाओं का कैचमेंट एरिया होता है, एक तो दरिया का अपना पेट होता है और दरिया के राइट और लेफ्ट पे बहुत एरिया छोड़ा जाता है ताकि अगर कल को कोई बहुत ज़्यादा पानी आए तो वो पानी जो सस्टेन कर सके। राइट। और उसके लिए प्रॉपर एक बंद बांधे जाते हैं, स्पर्स बांधे जाते हैं, दरिया को डाइवर्ट करने की डाइवर्शन की जाती है। क्योंकि मैं खुद भी इरीगेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ तो मैंने गवर्नमेंट के साथ बहुत ऐसे काम किए। अब क्या हो रहा है कि अब तो यार दरियाओं के किनारे पे सोसाइटीज बन गई हैं। ऐसा ही है। इवन लाहौर की मैं बात करता हूँ, मैं सिर्फ कहीं और नहीं जाता, लाहौर में बिल्कुल दरिया के किनारे के साथ थोड़े से फासले पे सोसाइटीज बन रही हैं। अब जो रावी में देखें, रावी में एक नई सिटी बन रही है, ठीक है ना। तो देखिए आप, अगर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इरिगेशन में था तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो डिजाइन किया था रिवर्स को, तो उसमें यार कई 100 मीटर जो था ना वो एरिया छोड़ देते थे दरिया के दोनों तरफ, ठीक है। अब तो हम क्या कर रहे हैं कि दरियाओं के किनारे के ऊपर हम सोसाइटीज बना रहे हैं और दरियाओं का बहुत बड़ा हिस्सा जो सोसाइटीज की नजर हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा जो पानी का लेवल कैसे मेकअप होगा, फिर पानी वो कहाँ जाएगा। अब होता क्या है, हम इस तरह करते जा रहे हैं, फिर क्या हमें बंद तोड़ने पड़ते हैं, हमें वो पानी सोसाइटियों में लेके जाना पड़ता है, हमें वो पानी शहरों में लेके जाना पड़ता है, हमें वो पानी वहां लेके जाना पड़ता है जहाँ खेत खलियान होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी बहुत ही मिसमैनेजमेंट हो रही है जिसका असर डायरेक्टली हमारे खेतों पे होता है। हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं बारिशों में। ऐसी फसलें जो बिल्कुल तैयार होती हैं उनमें पानी आ जाता है, वो बिल्कुल जो है वो लेट जाती हैं, बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी करंटली हमने देखा कि गंदम की फसल से कबल बहुत ज़्यादा बारिश हुई पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, जिससे यकीनन गंदम जो है वो मुतासिर भी हुई। तो ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर कौन थिंक आउट करेगा? सर देखिए, अपने लेवल पे हमें ज़रूर काम करना चाहिए, लेकिन ये इतने बड़े लेवल का काम है कि जिसको एक आम आदमी या एक आम किसान नहीं कर सकता। अब देखिए दरिया का पानी है, अब जब पानी आता है तो लाखों क्यूसिक्स पे आता है, ठीक, 1 लाख क्यूसिक, 1.5 लाख क्यूसिक। देखिए वो पानी का प्रेशर है, तो पानी को आवाम तो नहीं रोक सकती, ये तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग करनी है ना कि आपने दरियाओं का पेट बड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसी डाइवर्शंस करनी है ताकि दरियाओं का रुख उस तरफ हो जहाँ पे आबादियां या जहाँ पे खेत खलियान ना हो। उसके बाद फिर आपने मनसूबाबंदी करनी है कि यार बारिशों से पहले आपने पूरी सिचुएशन देखनी है, अपने बंदों को चेक करना है, अपने स्पर्स को चेक करना है, लोगों को एवोकेट करना है प्रॉपर टाइम पे। अब तो यहाँ पे तो ये होता है कि 2 दिन पहले सैलाब की पेशेंगोई होती है, उस दिन तक लोग जो है वो एवोकेट नहीं करते एरियाज को। नो डाउट उसकी वजह से लोगों का नुकसान होता है, उनके मवेशियों का, उनकी ज़मीनों का नुकसान होता है। तो ये सारे के सारा जो हमारे इदारे हैं, जिस तरह NDM है, उसको चाहिए कि उसको मज़ीद बेहतरी करे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मज़ीद मजबूत करे और इस तरह की प्लानिंग और पॉलिसियाँ बनाए जिससे फ्यूचर में ये नुकसान कम भी हो। और फिर हमें छोटे छोटे डैम्स बनाने चाहिए। पंजाब में देखिए डैम्स नहीं है, राइट। पंजाब में डैम बनाने चाहिए छोटे छोटे, ताकि वो जो पानी हम ज़ाया करते हैं वो पानी समुद्र में जाने के हम डैम्स हों, डैम से पानी अब इस्तेमाल भी करें और ज़मीन का जो पानी है उसका जो लेवल है वो भी मेकअप हो सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। फसलों को जो पानी दिया जाता है, पानी मुहैया किया जाता है, किसान जो पानी परचेज करता है वो बहुत महंगा हो चुका है जी जी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किसान इस हवाले से भी परेशान नजर आता है। तो बहुत मैंडेटरी है कि डैम्स बनाए जाएं और पानी को ज़ाया होने से बचाया जाए। वो फसलों को जब दिया जाएगा तो यकीनन किसान को सस्ते दामों पानी दस्तयाब होगा। आपने यहाँ प्राइस कंट्रोल सिस्टम के हवाले से बात की। हमारे जो ACs हैं या DCs हैं यकीनन इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, हमें नजर आते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको चेंज होने की ज़रूरत है? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो प्राइसिंग कमेटी से इनका कोई फंक्शन नहीं है, माँ सिवाय ये जाके टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर तो शो कर देते हैं कि आज फलां साहब वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जाके लोगों की रेडियाँ उल्टी कर दी, ठीक है, वहाँ पे उनकी प्राइस लिस्ट चेक कर दी। लेकिन देखिए आम आदमी को सब्जी बहुत महंगी मिल रही है। मैं आपको लाहौर में बताऊँ मजे की बात, मैं खुद रहता हूँ DHA में, तो DHA के साथ जो मार्केटें हैं वहाँ पे जो फ्रूट होता है वो 300-300, 400-400 रुपये किलो होता है। और मैं यही अगर मैं गाजी रोड पे चला जाऊँ तो वही जो फ्रूट होता है वो 250 से 300 होता है। तो कम से कम 100-150 का फर्क तो यही आता है। और फिर यार एक अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ गवर्नमेंट को तो नहीं कहेंगे, हमारे जो दुकानदार हैं या जो फ्रूट सेल करते हैं या सब्जियां सेल करते हैं या जो भी कोई चीज़ सेल करते हैं, उनको भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि अपना प्रॉफिट जो है वो अपने बेहतर तरीके से या जो उनका हक बनता है वो लें। यहाँ पे तो लोग क्या करते हैं कि अगर कोई आदमी गाड़ी पे उतर रहा है तो उसको कोई रेट बताएंगे, अगर कोई आदमी साइकिल पे आ रहा है तो उसको कोई रेट बताएंगे। तो मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम हमारा अपना है, इसको हम जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल रहेंगे। हाँ, जो आपने सवाल किया, गवर्नमेंट का कोई खास कोई बेहतर तरीकेकार है ही नहीं प्राइसिंग के हवाले से, ठीक है।
और इस चीज़ को ठीक करने के लिए तो फिर लाजमी है जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो कमिश्नर्स हैं, उनका काम है उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करें। उसके लिए तो ये फिर आप उनको शुरू से चलना पड़ेगा, जहाँ से किसान अपनी फसल को बेचता है और फिर जहाँ तक सेल करता है वहाँ पे एक मैकेनिज्म होना चाहिए और उसको प्रॉपर्ली वॉच करना चाहिए। जिस तरह से फूड अथॉरिटी है, फूड अथॉरिटी चीज़ों को वॉच करती है, जाके छापे मारती है और जो गलत काम कर रहे होते हैं उनको सजाएं देती है, उनके चीज़ें सील करती है, उनके ऑफिस को बंद करती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म है ही नहीं, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और प्राइसेस जो है ना मुंह मांगी प्राइसेस हैं, ठीक है ना, किसान को बेचारे को मिलती नहीं है, जो बेचारा बेच रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो ये एक अनबैलेंस है, इसको बैलेंस क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ेगा और उसकी अशद ज़रूरत भी है। शकील साहब, मजीद मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कोई ऐसा पैटर्न या कोई ऐसा मंसूबा हो सकता है कि जो किसान है खुद मंडी तक अपनी फसल लेके आए और खुद सेल आउट करे? जी देखिए, बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि डायरेक्ट किसान को जो है ना ये डायरेक्शंस दे और डायरेक्ट उसको खुद मुख्तियार करे कि वो अपनी चीज़ें खुद लेके आए। खुद लाने के बाद फिर जो मिडिल मैन है उसका रोल जो है ना वो ठीक है, अगर मार्केट में कुछ लोग जो लोग बैठे हुए हैं वो मिडिल मैन हो, वो अपनी आड़तियाँ बना के बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे सामान आगे बेचते हैं और वो आड़ती जो होते हैं फिर वो आगे दुकानों पे सामान बेचते हैं। तो इस मैकेनिज्म को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना, उनके रेट फिक्स कर दिए जाएं कि जनाब अब आज का जो रेट है इस अजनास का वो ये है, आड़ती ने इतने पैसे लेने और उसके बाद जो आदमी एंड यूजर है उसको इतने में बेचना है। तो ये देखिए, ये मैकेनिज्म बनाने में कोई ऐसा इशू नहीं है और उसको वॉच करने के लिए जिस तरह से इन्होंने फोर्सेस बनाई है उस तरह से फोर्स का जो अभी आगाज किया है, तो इस तरह से कोई ऐसी फोर्स बना सकते हैं जो मंडियों में कम से कम बैठे और जो शहरों में जाके देखे और लोगों को एक तो लोगों की तरबियत भी इस लिहाज से करे और उनको ये बताए कि जनाब ये जो इशू है ये हमारा इशू नहीं है, हम सबका इशू है, इसमें हमने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि आम आदमी तक चीज़ें बेहतर मिल सके और किसान को भी इसका फायदा हो, मिडिल मैन को भी हो, आड़तियों को भी हो। और ये पूरे का पूरा जो तरीक़ेकार है ये एक वजह तौर पे गवर्नमेंट को बताना चाहिए और उसमें ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिससे आम आदमी इफेक्ट ना हो और हर आदमी को उसका जायज़ मुनाफिक बने। यकीनन जो खुराक है इसकी फराहमी जो है एक बुनियादी हक है किसी भी सिटीजन का, लेकिन इससे बहुत से सिटीजन महरूम नजर आते हैं। तो फॉल्ट कहाँ पे है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो हमें जिम्मेदारी अदा करने का जो है वो ये टाइम है, मैं समझता हूँ। देखिए आजकल हम लोग बेसिकली जिम्मेदार नेशन के तौर पे हम नहीं उभर रहे। हर आदमी ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले और ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये पूरे का पूरा जो कल्चर है वो हमारा जो एक इस्लामिक कल्चर था कि हमने अगर कोई गलत चीज़ भी बेचनी है तो हमने बता के बेचनी है, ठीक है। तो जब तक हम वो जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे, सबसे पहली बात उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आप अपनी जो वैल्यूज असेस करते हैं वो भी उस तरीके से असेस करें। अगर एक आपने चीज़ खरीदी है 200 की तो ठीक है 50 रुपये प्रॉफिट ले लें आप। अब ये तो नहीं कि जो आपने 200 की चीज़ खरीदी और 600 की आप बेच रहे हैं। यहाँ पे तो ये भी होता है, मंडी से लेके आते हैं 200 की आप बेचते हैं 600 की। एक तो उनको अपनी जिम्मेदारी जो है वो लेनी पड़ेगी। दूसरा ये कि फिर क्योंकि अब हम इतने जिम्मेदार अभी तक बन नहीं सके, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बढ़ जाती है कि वो बाय हुक एंड क्रूक कंट्रोल करवाए इन चीज़ों को। जहाँ पे वो देखती है कि जनाब ज्यादती हो रही है वहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो वहाँ पे कंट्रोल करे, जिस तरह बाकी चीज़ें कंट्रोल कर रही है। जिस तरह गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ऐसा इकदाम भी किए, लोगों को कब्जे छुड़वा के दिए ज़मीनों से, और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है। इस तरह से जहाँ पे गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है और गवर्नमेंट बिल्कुल खुद तैयार है, जहाँ पे कोई गलत काम कर रहा है, गलत प्राइसिंग में बेच रहा है, उनको पकड़े, ठीक है ना, और एक पॉलिसी उनको बता दे कि ये पॉलिसी है और किसान का भी गवर्नमेंट ख्याल करे, उसके बाद मिडिल मैन का भी ख्याल करे, एंड यूजर का भी ख्याल करे। तो क्यों नहीं, सब कुछ हो सकता है दुनिया में, हो भी रहा है। और प्राइसिंग कमेटीज को मजीद फाल करे और उसमें फिर जिनका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का रोल है उनको रोल असाइन किए जाए और उनसे एफिशिएंसी ली जाए, प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाए मंथली बेसिस के ऊपर। तो सब कुछ हो सकता है। बहुत अहम बात की आपने। ये मैकेनिज्म जो है वो बनाया भी जा सकता है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस मैकेनिज्म को अपनाकर जो प्राइसिंग कंट्रोल के हवाले से मामलात हैं उनको अटेंड किया जा सकता है। और यकीनन हमारे माशरे के अंदर किसान हमेशा पिसता चला जाता है। हम देखते हैं कि बहुत से जो हुक्मरान हैं, जो कैंपेन्स होती हैं इलेक्शंस की, उसमें किसान को खुशहाल किसान बना के दिखाया जाता है, उसकी एक मेंटालिटी इस तरह से क्रिएट की जाती है। लेकिन जब वोट ले लिए जाते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो वही किसान फिर पिसता चला जाता है। तो ये जो एक मेंटालिटी है पिछले 30 साल से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं, तो ये कब चेंज होगी? यार मेरे ख्याल से असल में एक तो हमारे पार्लियामान में किसान खुद है ही नहीं। हमारे पार्लियामान में जो हैं वो चौधरी हैं या सरदार हैं या वडेरे हैं, तो इसलिए उनको किसानों के राइट का तो ख्याल बिल्कुल नहीं है। हालांकि देखा जाए तो किसान भी तो उन्हीं के अंडर काम करते हैं, लेकिन क्योंकि उन लोगों को मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है हमारी कि वो किसानों के लिए काम नहीं कर रहे। एक तो ये इशू है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में कभी भी ज़राअत को प्रायोरिटी दी नहीं गई है। एक ऐसी कंट्री जो कि डिपेंड करती है, हमारे 80% जो लोग हैं वो ज़राअत से मुंसलिक है,
तो उसको आपने अवॉइड किया हुआ है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम उसको अवॉइड करके हमारे फ्यूचर में किस तरह की फूड शॉर्टेज हो सकती है, हमारे मुल्क में किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सोचना किसका काम है? ये सोचना पार्लियामेंट का काम है। बिल्कुल, बहुत अहम बात की आपने कि इस हवाले से हिकमत अमली बनाना बहुत लाजिमी है, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनको महफूज बनाया जा सके इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से। शकील साहब ने बहुत अहम बात की कि इनिशिएटिव्स लेना बहुत लाजिम है। ब्रेन ट्रेसी में एक मशहूर राइटर जिन्होंने कामयाबी के हासिल के हवाले से 100 कवानीन तहरीर किए, उनसे पूछा गया इन 100 कवानीन में से कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसको अपना लिया जाए तो इंसान कामयाबी की राह पर गामजन हो सकता है। उनका ये कहना था सेल्फ डिसिप्लिन, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरें। बहुत लाजिम है कि सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाते हुए हमारे जो थिंकर्स हैं या हमारे जो थिंक टैंक हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को लाजमी तौर पे सोचें और इस हवाले से ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है जो देर पा हों और आवाम और किसान के रिलीफ का बायस बने। हम देखते हैं कि खुराक की मुसलसल फरहमी जो है वो यकीनन आवाम का एक बुनियादी हक हुआ करता है। जब इसके तसलसल के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, इसके तसलसल के अंदर ज़रा से भी कोई जो है वो हम देखते हैं कि मिसमैनेजमेंट आएगी तो कौमी सलामती तक का मसला ये बन सकता है और हमारा जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो सकता है। इन तमाम तर चीज़ों से निकलने के लिए बहुत मुअस्सर हिकमत अमली की जो है वो ज़रूरत है। तो प्रोग्राम का दौरानिया यकीनन ऐसे मराहिल में दाखिल होने को है कि अब हम तजावीज़ के ऊपर बात करेंगे कि इस हवाले से मुअस्सर तजावीज़ कौन सी हो सकती हैं ताकि हम प्रॉब्लम के हल की तरफ आने के लिए मुकम्मल तौर पे इनिशिएटिव्स लेने के लिए रेडी हो सकें। शकील साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर ये तमाम तर चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, आज से 10 साल बाद आप हमारी खुराक या एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसके फ्यूचर को कैसे देखते हैं? सर, अगर तो खुदा ना खास्ता ये सिचुएशन ऐसी चलती रही तो कोई हालात इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। फिर आपको फूड शॉर्टेज भी होगी और दुनिया के जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं तो वो फिर बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन की निशानदेही हो भी गई है। और बल्कि जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इंटीमेट भी कर दिया है कि पाकिस्तान में जो ये बहुत ज़्यादा इशूज़ आ सकते हैं आने वाले 10 साल में। लेकिन क्योंकि अब आप हल की बात कर रहे हैं तो हल देखें, अगर इंसान नेक नीयती के साथ ये सोच ले कि मैंने हल निकालना है तो विद इन ए पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी पॉलिसी ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो रही है तो आप बहुत जल्दी से रिजल्ट ले लेते हैं। अब होना क्या है, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो ज़राअत से दूर हो रही है। आप देख रहे हैं कि कितनी माइग्रेशन शहरों में हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, शहर कहाँ तक फैल रहे हैं। एक तो ये बहुत बुरी बात है क्योंकि ये हमारे आबा अजदाद का पेशा है, हमारे जो बच्चे हैं वो भूलते जा रहे हैं। जब तक आप अपनी एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि अब होना क्या है, अब टेप्टा को चाहिए कि वो इस तरह के एग्रीकल्चर में कोर्सेज कराए, शॉर्ट कोर्सेज कराए, कोई डिप्लोमा कोर्सेज कराए, कोई डिप्लोमा डिज़ाइन करे इस तरह का 3 ईयर्स का। उसमें उनको मशीनरीज के बारे में बताए, उनको उसमें बीजों के बारे में बताए, उसमें ज़राअत के जो डिफरेंट तरीके हैं उनके बारे में बताए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो सके और उनको वापस वहाँ पे लेके जाया जा सके ताकि वहाँ के दोबारा रौनकें शुरू हो सके। उनको लाइव स्टॉक के बारे में बताया जाए इस तरह से, जिस पे काम नहीं हो रहा। हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको चाहिए गवर्नमेंट को कि वो वहाँ पे ऐसे कोर्सेज कराएं, चाहे वो फ्री कोर्सेज कराएं। अगर कोई नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर पैसे लेना चाहते हैं वो भी ले लें, लेकिन अगर फ्री में कराएं तो बहुत ही अच्छा है। अभी उनको रोल असाइन करना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब जो तालीम है इसको हमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाने पड़ेंगे तालीम के अंदर। अब सिर्फ ग्रेजुएशन जो है वो काफ़ी नहीं होगी क्योंकि आने वाला दौर जो है वो है स्किल का दौर है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में ख़ास तौर के ऊपर मैं समझता हूँ काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर के जो स्पेशलिस्ट हैं, एक तो नौजवानों को सिर्फ राग़िब करे, उसमें उनको जदीद टेक्नोलॉजी को किस तरह लाया जाएगा और वहाँ पे ऐसी मशीनरी बनाई जाए और वो ऐसी मशीनरी बना के किसानों को जो है वो सब्सिडाइज रेट्स पे दी जाए ताकि वो अपनी यील्ड को बढ़ा सकें, अपनी पैदावार को बढ़ा सकें, ठीक है। और उसके बाद फिर उनको डायरेक्ट मंडियों में रसाई दी जाए, ठीक है। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके डोर स्टेप पर जाके सुने जाएँ, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको खाद के ऊपर सब्सिडी दी जाए, उनको बीजों के ऊपर दी जाए, अच्छे बीज उनको मुहैया की जाए, उनको उनकी एक बल्कि काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी बल्कि ट्रेनिंग्स के लिए वहाँ पे मैं समझता हूँ चाहे ऑनलाइन इस तरह की वेबसाइट्स गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि वो उनको गवर्नमेंट बता दे कि जनाब हफ्ते में 2 दिन सैटरडे और संडे हम आपको बताया करेंगे। और किसानों को वहाँ पे मैं समझता हूँ अब तो IT का दौर है, अब तो हर घर में कंप्यूटर है, हर घर में सेल है, तो आराम से उनको सिखाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि ये मौसम है, इस मौसम में आपने ये चीज़ आपने कब काश्त करनी है, इसका बीज आपको कहाँ से मिलेगा, इसकी अच्छी दवाइयाँ कौन सी हैं। दवाइयों में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी दवाइयाँ नहीं आ रही, उनकी रेप्लिका आ रही है जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनको पकड़ा जाए, ठीक है ना। किसानों के पैसे बर्बाद होते हैं।
और सोलराइजेशन की जाए, ठीक है ना, उनको बताया जाए कि बिजली को कम इस्तेमाल करें आप, ठीक है ना, ताकि सोलर को इस्तेमाल करके आप डीजल के खर्चे बचा सकते हैं। इरिगेशन वाले जो हैं वो ये कोशिश करें कि टेल तक पानी जाए, ताकि जो एक आम किसान है उसको पानी वहाँ टेल तक मिल सके। इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है, और जब तक ये स्टेप्स लेगी नहीं तब तक मैं समझता हूँ ज़राअत हमारी ठीक नहीं होगी। और दूसरा एक बड़ी अहम चीज़ है, जी हमारा जो महकमा माल है उसको कंट्रोल करना चाहिए। कि देखें, अब ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अफसोस का मकाम है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, और उस पर कौन कंट्रोल करेगा। और बड़ी स्पीड के साथ आप देखें कि ये काम हो रहा है। उनको चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड को सोसाइटीज़ में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो वो अप्लाई करें, उसकी NOC लें उसका। और अगर ये चीज़ कंट्रोल ना की गई तो हमारी लैंड ही ख़त्म हो जाएगी। जब हमारी एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम कहाँ लगाएंगे। इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अहम बात की आपने। आपके ख्याल में इस मसले का बुनियादी जो पर्सन है वो कौन है? किसान है, आरती हैं, या ऐसा निज़ाम क्रिएट हो चुका हुआ है जिसकी वजह से ये तमाम तरह? मैं समझता हूँ किसान तो हरगिज़ नहीं है इसका। बेसिकली मैं अगर जिम्मेदारी जब हम फिक्स करें तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी हम ही में से है, और हम गवर्नमेंट में से हैं, हमारे जो एहलकार हैं, हमारी जो बड़े हैं वो गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो ज़्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को देखें, जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है, तो जो एक अहम शोबा है हमारी ज़िंदगी के लिए, इवन हमारी प्रोडक्शन के लिए, हमारी जो हमने जो लोग बाहर चीज़ें भेज के अपना जो ज़रिए मुबादला कमाना है, कहाँ से कमाना है, हमने यहीं से कमाना है। तो उस पर क्यों फिक्र उनकी नहीं है? उस पर क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे? उस पर क्यों वो अपनी ज़रिए पॉलिसी नहीं ला रहे? ठीक है ना, उस पर क्यों बेचारे किसान जो आए दिन रोते रहते हैं? यार खुदारा किसानों को सुने, बल्कि उनको बुलाएं, ठीक है ना। अपने वज़ीर आज़म हाउस में मियाँ साहब से मैं कहूँगा कि उनको बुलाएं यार, उनके जो नुमाइंदे उनको बुलाएं, उनके साथ बैठ के बात करें। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ज़रूर करें, लेकिन जो हमारे बंदे हैं उनका काम कौन करेगा? उनको भी बात की आपने। हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस तक रसाई मिलती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, वहाँ तक रसाई मिलती है ऐसे लोगों को जो इस माशरे के अंदर काम करते नजर आते हैं, लेकिन वो तबका यकीनन जो हम वक्त इंसानियत की खिदमत के लिए क्वेश्चन नजर आता है, अपना तमाम तर जो वक्त है वो ज़मीन की चीर पार कर उसको जो है उसके अंदर से फसलें उगाता है। ये वो तबका है जिसको लाजमी तौर पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और ऐसे लोगों को लाजमी तौर पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बुलाया जाए जहाँ पे उनके मसाइल को ना सिर्फ डिस्कस किया जाए, बल्कि उनके मसाइल के हल के लिए जो मामलात हैं वो भी किए जा सकें। हम देखते हैं कि खुराक जो हमारी महंगी है और जो अवाम परेशान है, खुराक उगाने वाला भी परेशान है, उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि हम उन असूलों से दूर हो चुके हैं जो इस्लाम ने वज़ा किए। हम देखते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई मदीना शरीफ में, तो मदीना में यहूदी बहुत बड़े बड़े ताजर हुआ करते थे। अब ऐसे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है वहाँ पे मार्केट का क़याम दिया, वहाँ पे एक जो है वो ऐसा मॉडल क्रिएट किया जिसका रेफरेंस जो है वो एक जर्मन राइटर हैं जो अपनी किताब में इस हवाले से लिखते हैं। तो वहाँ पे बहुत सी बुनियादी चीज़ों को डिस्कस जो है वो रखा गया असूल के तौर पे। पहला असूल उसमें यही था कि जो एक मिडल मैन वाला कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म किया जाए। वहाँ पे ये था कि किसान या जो भी प्रोडक्शन करता है किसी चीज़ की, वो खुद मार्केट में आके चीज़ों को सेल आउट करेगा। इससे जो इंटरमीडिएट दरमियान में जो लोग हैं, इन तमाम ने जो महंगाई इंक्रीज़ कर रखी है, तमाम तरह चीज़ें कम हो जाती हैं। हम देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उन्होंने बहुत से रेट्स को इंक्रीज़ करने के अंदर अपना किरदार अदा किया है। इससे कबल क्या हुआ करता था, गाँव में, देहात में या डिफरेंट सिटीज़ में भी कोई घर सेल आउट होना होता था तो वो पर्सन कुछ लोगों तक वो पैगाम पहुँचाता था, जिसने परचेज़ करना होता था उनके दरमियान मीटअप्स होते थे, और वो एक अच्छी प्राइस के अंदर जिसके अंदर दोनों का नुकसान नहीं हुआ करता था, चीज़ें सेल आउट हुआ करती थीं। लेकिन अब इंटरमीडिएट दरमियान में ऐसे लोग आ चुके हैं, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया यूज़ करने से कासिर नज़र आता है किसान या वो लोग जो इन तमाम तर चीज़ों की प्रोटेक्शन करते हैं। दरमियान में इस प्लेटफॉर्म के जो यूज़र्स हैं या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्स रन करते हैं लोग, और उन्हीं चीज़ों को सेल आउट करते हैं बहुत हाई प्राइसेस के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें जिनको बदलना होगा और एक अच्छे अंदाज में चीज़ों को लेके चलना होगा, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो खुशहाल सोसाइटी बन सके। शकील साहब, यकीनन जदीद दौर है, जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं, तो आप क्या समझते हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से हम देखते हैं कि बहुत सी प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट आया, बहुत से प्रोडक्ट्स के अंदर, और ख़ास तौर पे जो नजाब चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पंजाब के अंदर ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे कोई एक ख़ास जो फसल है वो उगाई जाती है, उन फसलों
उन फसलों को जब बेचा जाता है मार्केट के अंदर, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम देखते हैं मंडी से आने से पहले ही वो सेल आउट हो चुकी होती हैं वो तमाम तर चीज़ें। तो ये जो डिजिटलाइजेशन है या इस तरह जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तक जो एक्सेस है क्या किसान को दी जा सकती है? अगर दी जा सकती है तो आपके ख्याल में क्या तजावीज़ हैं ताकि इनको एज सच इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके कि जो दरमियान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए प्राइसेस को इंक्रीज़ करते हैं, उनको रोका जा सके? यार ये आपने बहुत ही अहम बात की। देखें, गवर्नमेंट तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट करेगी और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब हमें क्योंकि हालात इस तरह के कि अब हर पेशा के हर आदमी को अपने आप को खुद अपग्रेड करना पड़ेगा। नो डाउट। अब तो यार बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं आपके पास, ऐसे ऐसे मतलब आईटी के ऊपर या ऐसे ऐसे मतलब गैजेट्स हैं जिनके ऊपर जाके आपको एक एक मालूमात मिल जाती है, मौसमों के बारे में, आपको बीजों के बारे में। अब देखिए मौसमों का पैटर्न चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारा किसान अब भी रवायती तरीके इख्तियार कर रहा है, जो काबिल अफसोस बात है। उनको किसी की तरफ मत देखें, उनको अपने बच्चों को इस्तेमाल करें, जो उनके बच्चे हैं वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, उनको उनके साथ बैठ के देखेंगे अब उस एरिया में हमारा एक कौन सी नई काश्त की जा सकती है जिसकी बेसिस के ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा मिले, जिसकी बेसिस के ऊपर उनकी चीज़ें जो है ना पहले से, जिस तरह आपने बात की, पहले से बिक जाएँ। अब हमें हमारे किसानों को इस तरफ आना होगा, ठीक है। उसके लिए फिर वो AI के प्लेटफॉर्म्स हैं, चैट GPT के प्लेटफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, पूरी दुनिया में मतलब बन चुके हैं, और जो पूरा आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं। और अब वो किसान जो इस तरह के तजर्बे कर रहे हैं वो खुशहाल हो रहे हैं। बल्कि मैं चकवाल में गया होता एक दफ़ा, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे वो जैतून के जो वो दरख्त काश्त कर रहे हैं। इस तरह से मैं सियालकोट में गया तो वहाँ पे आड़ू के, पहले सियालकोट में आड़ू नहीं होते थे, वहाँ पे आड़ू लग रहे हैं अब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो किसान थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और उन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे वो देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे ऐसा ख़ास एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है, पानी किस तरह से दे ताकि पानी ज़ाया भी नहीं हो, जड़ तक पहुँचे। तो इन तरीक़ों को इख्तियार करना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अहम बात की आपने। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद यकीनन पूरे एशिया के अंदर उसका एक नाम है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ रिसर्चेस भी होती हैं, फाइनल प्रोजेक्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सी नई तहकीकात हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो लेके आते हैं आवाम के सामने। तो आप क्या समझते हैं वो अपना किरदार किस अंदाज में किरदार अदा कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स कि पंजाब की जो फसलें हैं इनको मज़ीद मौसर बनाया जा सके और इसकी काश्त के अंदर इसकी जो पैदावार है उसको बेटर किया जा सके? असल मुझे कंफर्म है कि ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्सिटियाँ हैं एग्रीकल्चर, उनके पास फंड्स की बहुत कमी है, उनके पास R&D के फंड्स नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि उनकी जो तहकीक हो भी रही है उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, पूरे हमारे अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। उसकी चाहिए कि उसके लिए देखिए, आपको कोई भी आप तहकीक करते हैं तो आपको हर एरिया में जाना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले ये करें, जिस तरह से हमारे इंजीनियर्स हैं वो इंटर्नशिप करते हैं, तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो हर डिवीजन में जाएं, उनको साइन करें कि वहाँ जाके पूछें, वहाँ जाके लोगों के पास जाके पूछें कि यार यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे हर फसल की यील्ड कितनी है, पैदावार कितनी है, यहाँ पे किस तरह के उनको इश्यूज़ हैं, किस तरह के बीज हैं, यहाँ पे किस तरह की मशीनरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वो एक तो पेपर बनाएं और पेपर बना के एक सबमिट करें पेपर के, यार ये इश्यूज़ हैं यहाँ पे किसानों के, और अगर उसके बाद फिर उन्हीं पे थीसिस दिए जाए हमारे स्टूडेंट्स को कि भाई ये इश्यूज़ हैं, और इन थीसिस पे वो काम करें और वहाँ पे वो सॉल्यूशंस दें कि जनाब वो बच्चे जो हैं वो बताएं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर उन्हीं बच्चों से वहाँ पे उसकी बेहतरी के लिए काम कराया जाए, और इसमें किसान को भी इन्वॉल्व किया जाए, इसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए, इसमें जो उस डिवीजन की नौजवान नस्ल है जो उनके किसानों के बच्चे, उनको इन्वॉल्व किया जाए, और आपस में बैठ के एक ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएँ डिवीजन लेवल के ऊपर, ताकि हम उन चीज़ों को कंक्लूड कर सकें और उन चीज़ों के कंक्लूजन के बेसिस के ऊपर हम उनके हल निकाल के उनको दें और वहाँ पर तजर्बात करें हम, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे कौन कौन सी नई फसलें होनी है, यहाँ पे किस तरीके से फसलें होनी है, यहाँ पे कौन सी चीज़ें किस तरह से आनी है, कौन सी खाद देनी है, और कोशिश करें कि बगैर खाद की चीज़ें पैदा करें ताकि हम ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो सकें पूरी दुनिया में। बहुत अहम बात की आपने। अच्छा, जदीद दौर में ये भी एक चीज़ देखने में आती है, किसान का बच्चा किसान बना करता था, कुछ दहाइयों तक ये चीज़ें थीं, लेकिन अब ये चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। किसान का बच्चा जो है वो अब किसान बनने के लिए तैयार नहीं है, जो मुश्किलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। तो ऐसा कौन सी चीज़ों को अडोप्ट किया जाए, या ऐसी कौन सी इस्लाहात की ज़रूरत है कि दोबारा से उस पैटर्न के ऊपर आया जा सके? किसान का बच्चा जब किसान बनेगा तो यकीनन एक अच्छा किसान बन सकता है, उसको आइडिया होता है फैमिली से, वो तमाम तर चीज़ें इनटेक करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली इन्वायरमेंट से, कि किन पैटर्न्स को अपनाते हुए हम इन तमाम तर चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। यार देखिए, बदकिस्मती ये कि किसान का बच्चा क्यों काश्तकार बने। देखिए वो अपने बाप को देख रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने बाप को देख रहे हैं कि बेचारा मेरा बाप जो मुश्किलात का शिकार है, उसको फसल के पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, उसकी चीज़ें बिक नहीं रही, उसकी चीज़ें फसलें वहीं पर ख़राब हो रही हैं, और वो एक तरह अजीब किस्म का एक जो है बेचारा
डिप्रेशन का शिकार है, तो वो क्यों बने? जब तक गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव नहीं देगी, जब तक हमने ये सारी जो बातें प्रोग्राम में की हैं, जब तक ये बातें होंगी नहीं, जब तक उनको समझाएंगे नहीं हम कि भाई देखें ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आप हमारे बच्चों की तरह हैं और इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक करना है और इस तरीके से ठीक करना है। अगर वो पॉलिसी हो और वो पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, किसानों को पता चल जाए कि यार अब इंशाल्लाह आने वाला दौर जो है, हम ये नई फसलें आ रही हैं, हमारी जो पैदावार है वो बढ़ रही है और हमें उसका राइट फ़ायदा मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं आएंगे? उनको क्या ज़रूरत है यार दूसरे शहरों में जाके वो धक्के खाएँ, वहाँ पर जाके नौकरियाँ ढूंढें? देखिए ये फिर हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे अरबाब इख्तियारात को समझने की ज़रूरत है। और देखिए शहरों के शहर फैल रहे हैं, ऐसे ही है, क्यों फैल रहे हैं? यही वजह है ना। अगर हम अपने सहूलियत का फुकदान, आवाम को उनके डोर स्टेप के ऊपर सहूलियत दें, वहाँ पे हम ऐसे स्टेशंस बनाएं और वहीं पे उनको सब चीज़ें मिल जाएं, और तो वो उनको क्या ज़रूरत है वहाँ से निकलने की? और मैं समझता हूँ ये तो यार हमारे नबियों का पेशा है और दुनिया की बका ही इस पेशे से, तो हमें इस पर ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ हमें किसानों को भी अपडेट होने की ज़रूरत है, किसानों को भी वो काम करने की ज़रूरत है जो कर सकते हैं। वो बगैर पूछे हुए उनको काम करना चाहिए और उन चीज़ों पर अमल करना चाहिए और नए तजुर्बात करने चाहिए, ताकि वो अपनी ज़मीन पर नई फसलें काश्त करें और फिर वो एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन बनेंगी। अगर एक एरिया में एक नई फसल लगती है तो उसका मतलब है कि आप वो लगा के सब अपने किसानों को बता रहे हैं आप ये कि भाई यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे ये काम करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो किसानों को ये काम करना चाहिए। अहम बात की आपने। मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या लीगल रिफॉर्म्स भी मैंडेटरी हैं ताकि किसान अपने इंसाफ के लिए अदालतों का रुख कर सके और वहाँ से डिसीजंस आए ऐसे जहाँ पे लोगों के अंदर जो मिडल मैन है या वो लोग दूसरे लोग उनको तंग करते हैं उनको रोका जा सके? असल में यार मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारी आवाम को क्योंकि मैं तो अक्सर आवाम में रहता हूँ और जो हमारा मिडिल तबका है उसमें ख़ास तौर पर फोकस करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में भी। हमारा मिडिल तबका बेचारा डिप्रेशन का शिकार है। उसको ऐसा लगता है कि ये मुल्क एलीट के लिए है, ये मुल्क उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे रूलिंग क्लास है उनके लिए। तो उनको तो ये मतलब एक सबसे पहले तो उन लोगों ने ये बताने के नहीं यार ये मुल्क हम सब का है। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पार्लियामान में क्या होना चाहिए कि मुतवाज़िन तौर पर हर शुबे के लोगों के लिए सीटें मुख्तस की जाएँ। अहम देखिए बहुत अच्छी तजवीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि जो सरमायादार है वो पार्लियामान में बैठे, जो बहुत बड़ा जिम्मेदार है पार्लियामान में बैठे, जो बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट पार्लियामान में बैठे। भाई क्यों यार, हमारा जो तबका है वो 70% से भी ज़्यादा तबका है जो गरीब है। किसानों को नुमाइंदगी दें आप, वकला को नुमाइंदगी दें, डॉक्टर्स को नुमाइंदगी दें, इंजीनियर्स को नुमाइंदगी दें, जितने भी शुबह जात के बंदे उनको नुमाइंदगी दें ताकि वो बेचारे अपना पैगाम तो पार्लियामान में पहुँचा सकें। अहम बात। और यही वजह है जिसकी वजह से हमें ये एहसास होता है कि शायद ये मुल्क उस लीड क्लास का है। जब तक ये फ़र्क ख़त्म नहीं होगा तब तक हम बहुत सारे काम करने में बहुत पीछे रहेंगे। बहुत अहम बात की आपने कि हमारे पार्लियामान में हम देखते हैं कि वही जागीरदार जो पिछली कुछ दहाइयों से उसके ऊपर मुसल्लत हैं, उन्हीं की फैमिली में से लोग आते हैं और वही तमाम तर चीज़ें हैं जो वो करते चले जाते हैं। यकीनन ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनको अपनाना बहुत मैंडेटरी है। लास्ट में कोई पैगाम जो ऑडियंस के लिए देना चाहें? यार मैं तो यही पैगाम अपने किसानों के लिए देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे दादा भी किसान था, मेरा परदादा भी किसान था और मैं अक्सर उनके किस्से सुना करता था अमृतसर से कि किस तरह काम करते थे। और मुझे भी बहुत शौक़ है, मैं ख़ुद भी अपना घर का काम जो है गार्डनिंग का बहुत हद तक मैं करता हूँ, उसी शौक़ के बलबूते पे कि मेरे डीएनए में शामिल है। हमारे किसानों को कतई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक है, हर तबका जो है मसाइल का शिकार है, मेहनत करें, मेहनत करने के बाद अपने आप को अपडेट करें, साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लें और जो जिद्दत पैदा कर सकते हैं वो पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। मुझे यकीन है कि वो अपना हल खुद भी निकाल सकते हैं। बहुत अहम पैगाम दिया आपने कि आप खुद यकीनन अपने तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। ज़रा सी आपकी मेहनत, ज़रा सी कोशिश इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर बना सकती है। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और बहुत मुदल्लल और जामी अंदाज में आज के मौजू के हवाले से आपने गुफ्तगू की। इसी के साथ कबीर हयात को इजाज़त दीजिए। एक अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।